ख़वातीनो हज़रात, आज फ़िराक गोरखपुरी का यौम पैदाइश है। और जब हम अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में, और हम चाहते हैं कि फ़िराक गोरखपुरी के हवाले से बहुत सारी बातें हमें भी मालूम हों और वो बातें हम आप तक भी पहुंचाएं, तो हमें एक ही शख्स नज़र आता है। वो नाम है प्रोफेसर शमीम हनफी साहब का। फ़िराक गोरखपुरी के लिए एक ख़ास ये जो गुफ्तगू का एहतमाम हम लोग कर रहे हैं, शमीम साहब को जहमत इसलिए दी जा रही है कि शमीम साहब, बकौल शमीम साहब के कई सौ मुलाकातें इनकी फ़िराक गोरखपुरी से रही हैं, और सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि उनके घर शमीम साहब का आना जाना रहा है। और जब भी आप शमीम साहब के बहुत से मज़ामीन भी फ़िराक गोरखपुरी पे हैं, एक पूरी किताब है फ़िराक गोरखपुरी, शायर और शख्स। और अगर आप किताब नहीं पढ़ते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो फ़िराक गोरखपुरी पे, मुझे नहीं लगता कि गूगल पे, यूट्यूब पे आपको शमीम साहब से ज़्यादा किसी की वीडियो मिलेंगी फ़िराक के ऊपर बात करते हुए। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि जब जब हम शमीम साहब को ज़हमत देते हैं, ये हमारी दरख्वास्त कबूल करते हैं। और बहुत सारे अहम लोगों पे ये हमने एक सिलसिला शुरू किया है, वो लोग जो याद आते हैं उन पे बात रहे। आज चूँकि फ़िराक गोरखपुरी का यौम पैदाइश है, तो इस हवाले से हम शमीम साहब से बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। शमीम साहब, एक तो फ़िराक गोरखपुरी वो हैं जो आपकी तहरीरों में हम लोग पढ़ते हैं, और फ़िराक गोरखपुरी पे बात भी बहुत हुई है, लिखा भी बहुत किया है, लेकिन जो निजी महफिलें उनकी थीं और जो उनकी घरेलू ज़िंदगी थी, उसके ऊपर मुझे लगता है कि अगर हम आज उनको याद करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। शायरी पे भी हम लोग बात करेंगे। और एक मैं वीडियो आपका देख रहा था, तो आपने फ़िराक गोरखपुरी के नौकर और माली का जिक्र किया है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ वो जो एक ताल्लुक था फ़िराक गोरखपुरी का अपने घर के साथ और घर में काम करने वाले लोगों के साथ, वो कुछ शेयर करें आप। ज़बरदस्त साहब, फ़िराक साहब बहुत अनोखे आदमी थे। यानी आम इंसानों में ऐसा शख्स जिसने किसी मैदान में कामयाबी हासिल की, शोहरत हासिल की, तो वो ऐसा लगता है कि आम जिंदगी से उसका रिश्ता कट गया है, वो दूर हो गया है उससे। फ़िराक साहब का मामला यह था कि उन्हें आम लोगों से बहुत दिलचस्पी थी, हमेशा दिलचस्पी रही। बल्कि एक बार मुझे याद है कि एक साहब जो खासे मशहूर आदमी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे, पढ़े लिखे, फ़िराक साहब नाराज़ हुए तो उनसे कहने लगे कि जनाब, आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप ज़रा ज़हीन तो मेरा माली जी। और वो आम इंसानों से बात करते उन्हीं के लहजे में, गोरखपुर के रहने वाले थे, ज़ाहिर है कि वो इलाका भोजपुरी का इलाका है। फ़िराक साहब वो ज़बान भी कभी कभी बोलते थे, और अवधी या भोजपुरी, इससे उन्हें बहुत दिलचस्पी थी, आम बोलचाल की ज़बान से दिलचस्पी थी। वो यही कहते थे, शिकायत भी करते थे कि साहब, उर्दू के शायर और अदीब जो हैं मामूलीपन से और मामूली बातों से डरते हैं, वो हमेशा दूर की कौड़ियाँ लाने की कोशिश करते हैं। और ज़ाहिर है कि फ़िराक साहब के यहाँ ये अंदाज़ नहीं था। तो वो रही उनकी महफिलें, तो महफिलें क्या, फ़िराक साहब के यहाँ सुबह से शाम तक एक सिलसिला लगा रहता था, बातें कर। सुबह बहुत जल्दी उठते थे, 5 बजे के करीब उठ जाते थे सोते थे, और उठने के बाद मुस्तकिल चाय पीते रहना, अखबार पढ़ते रहना, और उसके बाद ये 8 बजे से उनके यहाँ आमद रफ्त का सिलसिला लोगों का शुरू हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों के आने जाने से घबराते हैं। फ़िराक साहब ऑन द कॉन्ट्रेरी खुश होते थे। उनके घर में दरवाज़ों पर कोई पर्दे नहीं लगे हुए थे, खुला आसमान उनको पसंद था, खुली ज़िंदगी पसंद थी, खुला हुआ माहौल, खूब जहाँ दरख्त लगे हुए हों। उनके खुद घर के सामने जो लॉन था उसमें पेड़ बहुत थे, परिंदे बहुत आते थे। फ़िराक साहब को ये सब बातें बहुत अच्छी लगती थी। और
इन सब का नक्शा उन्होंने अपने अशार में भी खींचा है, खासतौर पर अपनी नज्म आधी रात परछाइयाँ जुगनू, इन नज़मों में हिंडोला, इन नज़मों में उन्होंने अपने घर का या अपने घर के आसपास का नक्शा बहुत खींचा है। इन दरख्तों का जो उन्होंने लान में खुद लगाए होंगे कभी, वो सड़क जो उनके घर के सामने से गुजरती थी, उस पर से एक्कों और टांगों की आवाज़ें उस ज़माने में तो ये आवाज़ें बहुत सुनाई देती थी। रिक्शे और टैक्सी का रवाज इस तरह आज के जैसा नहीं था। लंबी उम्र पाई फिराक साहब ने, तकरीबन समझिए आप 86 वर्ष की। 1996 में 1896 में पैदा हुए, 1982 में इंतकाल हुआ उनका। तो इस हिसाब से कोई तकरीबन समझिए 86 साल की उम्र, और इस पूरी ज़िंदगी में उन्होंने ज़्यादा वक्त बातें करने में गुजारा। खुद कहा करते थे कि भाई बातें करना क्या है, बल्कि दिमाग सांस लेता रहता है। फिराक साहब, मेरा ख्याल ये है कि अपनी तहरीरों में उतने जाहिर नहीं होते जितने अपनी बातों में जाहिर होते थे। उनके इंटरव्यूज़ के इसीलिए बहुत से मजमूए छपे, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, हिंदी में। और खुद मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। मेरी उनकी गुफ्तगूएँ लगातार भी हुई बहुत सी, यानी मनसूबाबंद तरीके से सोच करके कि भाई ये बातें करनी है। अमरुद्दीन कासिमी ने एक बार फरमाइश की थी, मुझे याद है कि उस वक्त एमए फाइनल का गालिबन तालिब इल्म था या पीएचडी में दाखिला में ले चुका था। तो उन्होंने कहा फिराक साहब पर एक शख्सी मजमून लिख के भेज दीजिए, और दूसरे ये कि फिराक साहब से कुछ गुफ्तगू अगर रिकॉर्ड की जा सके। उस में रिकॉर्डर वगैरह क्या था, गुफ्तगू नोट कर ली जाती थी और ये सब था। तो मुझे याद है कि फिराक साहब साथ चंद शामों की रुदात मैंने भेजी थी फ़नून में, और उसमें शाया हुई थी। तो बड़े गैर मामूली अच्छा आदमी, वो दिलचस्प बहुत थे फिराक साहब। यानी जितने बड़े वो शायर दिखाई देते हैं हमें, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा वो गोया के ज़हन रखते थे, और बातें जो करते थे उनमें मौजू की कोई क़ैद नहीं थी। एक किताब जिससे लोग बिल्कुल वाकिफ़ नहीं उनकी, एक किताब वो उनके एसेस का मजमूआ है, अंग्रेज़ी में 3 जिल्दों में है, गोल्डन ट्रेजरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जैसे आपने और ग्रेव का कलेक्शन उसका जिक्र सुना होगा। तो फिराक साहब ने गोल्डन ट्रेजरी ऑफ एसेज गोया कि मुरतब की थी। पहला मजमुआ जो है वो है हायर सेकेंडरी से नीचे के लड़कों के लिए, दूसरा है हायर सेकेंडरी वालों के लिए, तीसरा है कॉलेज जाने वाले लोगों के लिए। बड़े उम्दा एसेज हैं, उनमें मौज़ूआत भी बहुत दिलचस्प हैं। माली है, पोस्टमैन है, डाकिया, वो कहना चाहिए मुलाजिम घर के हैं, और छोटे मोटे काम करने वाले, रिक्शे वाला, खांचे वाले, उनमें कोई आदमी उनको दिलचस्पी, और हर आदमी में दिलचस्पी अपनी ढूंढ लेते थे, और उनसे उसी अवधि में या भोजपुरी में फिराक साहब बातें करते थे। और बड़ी मिठास, वैसे भी इन ज़बानों में बहुत मिठास है, गैर मामूली मिठास। रामचरितमानस की ज़बान है अवधि, और ज़ाहिर है कि इसके अलावा भोजपुरी, तो आप देखते हैं कि ये हमारे यहाँ की जो फोक पोइट्री है, और कहना चाहिए कि बहुत सा लिटरेचर भी इसमें मिलता है, बोलचाल की ज़बानों वाला। तो फिराक साहब उसमें बातें किया करते थे, बहुत मज़े मज़े की बातें करते थे, बोलने से कभी वो थकते नहीं थे। मुस्तकिल मेरा तो ख्याल ये है कि सुबह 8 बजे से उनके यहाँ लोगों की आमद बरफ़ शुरू होती थी, उससे लेकर के रात के तकरीबन 9 बजे तक, जब वो खाना खाने के बाद अपने शाम के मामूलात वो सब अंजाम देने के बाद 10 बजे के करीब वो चाहते थे कि वो सो जाएं, और उससे पहले ज़ाहिर है कि वो नींद लाने के लिए वे तरकीबें अपनी करते थे। शराब पीना उनका घंटों, शाम से 5 बजे 6 बजे शुरू हो जाता था सिलसिला। उस वक्त तक वो बातें करते रहते थे, और इस अरसे में उनके यहाँ आप समझिए यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, शायर और अदीब, हाई कोर्ट के जजेस, बहुत सिविल सर्वेंट्स, आम आदमी, तरह तरह के, कोई नहीं मिला तो अपने नौकर को बिठा करके, पन्ना उनका ने एक नौकर था, उसी से बैठे बातें कर रहे हैं। फिराक साहब खामोश नहीं रह सकते थे, उनको हर वक्त। तो कभी मुझे याद है एक मरतबा किसी ने कहा दूर से आवाज़ दी, फिराक साहब मैं आ सकता हूँ? फिराक साहब ने कहा साहब ये दरवाज़ा किस लिए खुला हुआ है, आप तशरीफ लाएं। तो गोया कि उन कभी मैंने नहीं देखा। जो इलाहाबाद का कॉफ़ी हाउस था,
कॉफ़ी हाउस में तो वो दिन में जाया करते थे, मैं भी कई बार उनके साथ गया, बहुत बार। उस कॉफ़ी हाउस में मैं खुद भी जाया करता था वक्तन फ़वक्तन, और बहुत आबाद कॉफ़ी हाउस था। अब तो चाय खानों का कॉफ़ी हाउस का कल्चर ही खत्म हो रहा है ही नहीं। लोग या तो उस कॉफी हाउस में जो इलाहाबाद, उस कॉफ़ी हाउस में होता ये था कि फिराक साहब 1-1:30 बजे खाने वाने से फारिग होने के बाद वो फिर वक्त उनका होता था सिविल लाइंस में कॉफ़ी हाउस आज भी है। और उसके बाद हाँ भाई तो ज़रा कॉफ़ी हाउस हो ले, कोई साथ रहा तो उसको ले गए, कई बार मैं भी गया उनके साथ। वहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस, वकला, बड़े इलाहाबाद में बड़े नामी गिरामी वकला हुए, बहुत से तो आए, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दिल्ली में आए और हुए, और बहुत ही मारूफ लोग। तो कहना चाहिए कि वो फिराक साहब की मेज़ के गिर्द अपनी कुर्सियाँ घसीट लेते थे, और एक लंबी कतार सी बन जाती थी उन लोगों की। उसमें यूनिवर्सिटी के असातिज़ा भी हैं, तालिब इल्म भी हैं, जजेस हैं, वकला हैं, जर्नलिस्ट बहुत थे, सहाफ़ी उस ज़माने में, अंग्रेज़ी के, हिंदी के, जो उस ज़माने में। फिर आम लोग जो वहाँ बहुत दिलचस्प, इलाहाबाद तो उस ज़माने में कहना चाहिए कि कल्चरल कैपिटल तो इलाहाबाद ही था उस वक्त। और यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाती थी, क्या माहौल था उस यूनिवर्सिटी का, कैसी गारत हुई थी, और जाहिर है कि बाद में किस तरीके से गारत हुई। और अब तो हर यूनिवर्सिटी का हाल जो हो रहा है, मौजूदा फ़ज़ा जो है वो हायर एजुकेशन के लिए जैसी आप जानते हैं, लेकिन उस ज़माने का कल्चर बिल्कुल दूसरा था। फिराक साहब के यहाँ तालिब इल्मों को भी मज़ा आता था, एक तो चाय मिल जाती थी, जाते थे फिराक साहब खाते, तवाज़ु भी करते थे लोगों की। और मेरे ख्याल में उनकी यही सोशल लाइफ थी जिस पर वो कुछ पैसे खर्च करते थे और बैठते थे। तो कॉफ़ी हाउस में ये होता था कि लोग जमा हो गए और फिराक साहब गुफ्तगू करने लगे। अब लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं, दूसरों के बारे में बातें, असातिज़ा के बारे में बातें कर रहे हैं, शायरी के। उनको कलाम याद भी बहुत था, लोगों का बहुत याद था। और ऐसा शख्स जो बहुत खुद निगर हो तो कभी कभी दूसरों में दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन फिराक साहब के यहाँ ये बात नहीं है। फिराक साहब के यहाँ अपनी ज़ात से दिलचस्पी उनको यकीनन रही होगी, लेकिन ये कि सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं थे, दूसरों के बारे में बातें करते थे और बड़ा मज़ा आता था उनसे बातें करने में। सर आपने एक जगह फरमाया है कि फिराक गोरखपुरी की शख्सियत का पूरा इजहार उनकी शायरी में नहीं हो पाया, ज़रा इसकी वजाहत फरमाएंगे? शायरी का मामला ये होता है कि भाई बहरहाल शायरी जो आप करते हैं तो हर बात तो शेरी तजर्बा नहीं बनती, लेकिन आम जिंदगी तो इंसान की इंतहाई ज़रूरतमंद होती चीज़ होती है। सुबह से शाम तक के सारे तजुर्बे हैं, अगर उनको कलमबंद करने का सलीका पैदा हो जाए या मोहलत मिल सके, कोई टॉल्स्टॉय मिल जाए, कोई कहना चाहिए कि इस किस्म की कोई बड़ी किताब जो लिखी जा सके, फिक्शन में हो सकता है लेकिन शायरी में शायद मुमकिन नहीं। और तो जाहिर है कि शायरी में तो वो मौज़ूआत, फिर वो गज़ल की शायरी फिराक साहब सबसे ज़्यादा की। अभी कल मुझसे किसी ने फिराक साहब के एक शेर के बारे में पूछा, हरीश त्रिवेदी साहब का फ़ोन आया जो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, बड़े ज़ील आदमी हैं, और फिराक साहब का एक शेर हिंदी के अंग्रेज़ी के बहुत मशहूर लिखने वाले हैं। तो फिराक साहब का एक शेर, तो वो भी यही था कि भाई शायरी में तो उनका कुल्लियात मैंने निकाला कि भाई उसमें देखूँ वो शेर जो पूछ रहे हैं उसको वेरीफाई करूँ, उनको बता दूँ। तो कोई 600-625 गज़लें फिराक साहब ने कही, मेरा ख्याल है कोई 50 के करीब सब मिला के उनकी नज़में होंगी। और रुबाइयात के 2 मजमूए, है मादर हिंद और एक मजमूआ रूप जो सबसे ज़्यादा मशहूर, ये उनकी रुबाइयाँ हैं। लेकिन बातें उन्होंने जो की हैं वो तो अगर रिकॉर्ड की जाए तो उनके तो कितने कहना चाहिए जिल्दें तैयार हो जाती हैं। अफसोस इसी का है कि उन्हें कोई वो नहीं मिला, तो कहना चाहिए जैसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को एक बॉसवेल मिल गया था, अगर फिराक साहब के साथ भी कोई बॉसवेल होता, उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लेता तो क्या किस पाए की गुफ्तगू होती है। अस्करी साहब ने बहुत जिक्र किया है उनकी गुफ्तगुओं का, और जाहिर है कि अस्करी साहब तो उनके बहुत अजीज शागिर्द हैं, मैं भी उनका शागिर्द रहा हूँ और मेरे उस्ताद भी थे वो, इसलिए कि मेरे ज़ाती ताल्लुक़ उनसे था भाई कि मेरे घर आना जाना भी फिराक साहब का था, मेरे वालिद से भी मुलाकात थी उनकी और ये सब। तो मैंने तो उनको उनके ख़ानदान के तकरीबन हर फर्द को देखा, अब भी आते हैं उनके बहुत से मिलने वाले मेरे पास। उनकी 2 बहनें थीं, उनके बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादातर बड़े ज़हीन बच्चे निकले और यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े प्रोफेसर हुए, रेक्टर हुए साउथ कैंपस के,
यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और इसके अलावा सिविल सर्विस में बहुत लड़के आए उनके घराने के। उनकी 2 बेटियाँ पुष्पा और प्रेमा, एक बेटा भी था गोविंद सहाय जिसका इंतकाल हो गया था उम्र में। तो उन कहना चाहिए कि मेरी मुलाकात उन सबसे, उनके अजीज़ों से, उनके भांजों से। एक भांजे ने उन पर एक किताब भी लिखी है, उदयमान सिंह, जो यहाँ जमाइका में साइंस के किसी सब्जेक्ट के प्रोफेसर रहे हैं, इंतकाल हो गया अभी पिछले दिनों, लेकिन वो किताब उनकी छप गई है, बड़ी दिलचस्प किताब है। उन्होंने फिराक साहब के बारे में बहुत सी बातें लिख दी हैं, ऐसी बातें भी लिख दी जो नहीं लिखनी चाहिए। वगैरह ज़िंदगी में हर बात तो ऐसी नहीं होती है रिकॉर्ड की जाए, लेकिन ये कि उन्होंने बहुत तफसील से उनकी बायोग्राफी लिखी है। और भी फिराक पर को जिन लोगों ने देखा, फिराक साहब के शागिर्दों में बाद लोगों ने इस तरह की किताबें लिखी हैं। एक आध तो थोड़ा सा बैड टेस्ट भी है उनमें। फिराक साहब को अगर गालियाँ वक्त देते थे ज़बान बोलने में, तो वो भी लिख दिया उन्होंने। अभी मैंने बहुत शक्ल लोगों को देखा है बातचीत में, आपने भी देखा होगा कि बातचीत में बहुत नस्तालिक होते हैं, बहुत ही कहना चाहिए कि शाइस्ता शख्सियत, लेकिन ये कि गुफ्तगू में बात बात पर आम बातचीत में गालियाँ गलौज से भी गुरेज नहीं करते, बकते हैं। तो वो सारी की सारी लिखना है। लेकिन फिराक साहब बहुत दिलचस्प थी, और लतीफ़ा ये भी है कि वो अपने हर अमल का जवाब भी पेश करते थे। मुझसे कहने एक दिन कि किसी शख्स को बहुत डांटा उन्होंने, कुछ उसको फटकारा कहने सब गालिब के बारे में मैंने पढ़ा है या कहाँ, उन्होंने कहाँ पढ़ा था मुझे नहीं मालूम। अपनी तरफ से वजह करके बहुत सी बातें वो कहते थे। ये सब खूब गालियाँ बकते थे अगर कोई नापसंद हो उस शख्स, और कहने गाली न बकना तो एक तरीके अखलाकी नामर्दी होती है। फिराक साहब गोया कि गुस्सा आए तो गुस्से का इजहार करना चाहिए। तो उनका गुस्सा भी फिराक साहब का, और सुबह से शाम तक उन्हें गुस्सा भी आता था लोगों से, यानी बहरहाल अच्छी भली गुफ्तगू कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, अचानक उसने कोई बात कही, बस उनको जलाल जहाँ आया तो उसका आप घापड़ हैं, आप अहमक हैं, चले जाइए, निकल जाइए, और फिर वो चीखना शुरू कर देते थे। लेकिन उनके रोज़मर्रा के जो मिलने वाले थे, रोज़ के आने जाने वाले, वो ये भी जानते थे उनका गुस्सा जल्दी ख़त्म हो जाता है, थोड़ी देर बाद भूल जाते थे। एक साथ थे उनियाल साहब, जो आपने उनका जिक्र शायद सुना हो, दिल्ली के सियासी हलकों में बहुत वो कहना चाहिए उनकी मुलाकात थी। फिराक साहब को भी सियासी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रहा। कांग्रेस के अंडर सेक्रेटरी है उस ज़माने में, नेहरू जी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त, अंडर सेक्रेटरी थे। नेहरू ख़ानदान के हर पर्सन की मुलाकात की, विजयलक्ष्मी पंडित से, खुद मिसेस गांधी से, इंदिरा गांधी से, जब वो बीमार थे इंतकाल से पहले यहाँ एम्स में दिल्ली में दाखिल थे, तो मिसेस गांधी 2 बार उनको देखने गई। उस वक्त वज़ीर आज़म थी वो, लेकिन 2 बार फिराक साहब को देखने के लिए गई थी। और कृष्णा हथी सिंह जो नेहरू जी की एक बहन थी, दूसरी ये विजयलक्ष्मी पंडित जिनकी बेटी नयनतारा सहगल है, मशहूर ऑथर अंग्रेजी की। तो इन सब से फिराक साहब के ताल्लुकात थे। नेहरू ख़ानदान में उनका आना जाना बहुत था। यूनिवर्सिटी के करीब ही स्वराज भवन, आनंद भवन, ये 2 मकानात नेहरू ख़ानदान के, नेहरू जी के। तो वहाँ भी तो उनियाल साहब एक साहब थे जो फिराक साहब से बहुत मुंह लगे हुए थे, और आते थे, बातें करते थे। फिर कोई लम्हा ऐसा ज़रूर आता था जब उनियाल साहब की किसी अहमकाना आवाज़ से नाराज़ होकर वो उनको डांटते थे, और डांटने के बाद उनको निकालते भी थे, और उसके कहते चले जाइए, निकल जाइए, और आपने मेरा वक्त ख़राब किया, ये सब करते थे। आवाज़ बड़ी भारी गुंजीली आवाज़ थी, बहुत अच्छी आवाज़ थी फिराक साहब। तो उनियाल साहब उठते थे और जाने से पहले वो ये कहते थे, अच्छा फिराक साहब, आज तो हम आप किसी नतीजे तक इस सब्जेक्ट पर बातें कर रहे थे, लेकिन हम आप किसी नतीजे, कल फिर आऊँगा। हाँ भाई, तो कल फिर बातें करेंगे। और भूल चुके होते थे कि अभी डांट चुके हैं, चले जाएंगे। अगले दिन फिर वही उनियाल साहब, वही फिराक साहब, वही गुस्सा, वही मोहब्बत की बातें, ये सब होता था। तो बातें, अच्छा बातों में मौजूद कुछ, भाई सियासत पर बातें हैं, फलसफे पर बातें हैं, जिंदगी पर बातें हैं, भक्ति काल पर बातें हो रही हैं, इंडियन कल्चर पर बातें हो रही हैं। फिराक साहब को वो मौजूआत भी जिनसे उनकी शनासाई दूर की थी, ये कहाँ फिराक साहब जाहिर होने देते थे कि उनको वो नहीं दिलचस्पी है। आपने अगर जिक्र छोड़ दिया, छेड़ दिया किसी बात का, उस पर शुरू हो जाते थे। आदमी इतने ज़हीन थे कि हर बात में कोई ना कोई नई बात तो पैदा कर ले। जो बात गालिब के बारे में मौलाना हाली लिखी थी, उसकी थी बात बात में एक बात, तो फिराक साहब में भी एक बात थी। इतनी जहानत के साथ वो गुफ्तगू करते थे। तकरीरों में मैंने उनको देखा, तकरीरों में, और एक बार मैंने उनसे कहा कि था फिराक साहब आपकी तकरीरें बड़ी दिलचस्प होती, बड़ी मज़ेदार होती। तो कहने साहब देखिए, जो पेशावर तकरीर करने वाले होते हैं वो चूरन बेचने वालों की तरह बोलते हैं, फिराक उस तरह नहीं तकरीर करता।
ये नहीं कि साहब शुरू किया, तमहीद बांधी, फिर मौजू पर आए, फिर मौजू की खामियां बताई, फिर उसकी खूबियां बताई और आखिर में अगले नताइज उससे कुछ नतीजे निकले वो बता दिए। कहने फिराक तो मौजू के मरकज पर सूरज की तरह बैठ जाता है और फिर अपनी किरणें इधर फेंकता है, उधर फेंकता है, उधर और चारों तरफ। तो ये गोया कि ये फिराक मतलब गुफ्तगू में भी वो एक तरह से शायरी ही करते आम अंदाज था उनका। जी। तो बहुत ही कहना चाहिए कि उनका जहन जितना अजीब व गरीब जहन था सब, यानी कहना चाहिए कि क़ुव्वत इजाद इतनी थी उनके जहन में। किसी भी मौजू पर आपने 1000 बातें सुनी हो, तकरीरों में कभी तैयारी करके नहीं जाते थे। मैंने देखा अच्छे अच्छे वो उस जमाने में बोलने वाले किस पाए के थे। मैंने तो खैर राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधा कृष्णन, नेहरू जी, इन सब की तकरीरें और उस जमाने में कृष्णा मेनन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यानी उस वक्त यूनियन के लीडरों में जो मुकर्रिरीन हुआ करते थे, तो उनकी तकरीरें सुनिए आप। और फिराक साहब, लेकिन अगर फिराक साहब किसी मौके बोलने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिंपोजियम्स बहुत होते थे, जजेस भी आते थे उनमें तकरीरें करने वाले, बोलने वाले, एक से एक बढ़ करके, वकला वहाँ के बड़े मशहूर वो बोलते। लेकिन फिराक साहब आमतौर पर ये चालाकी ये करते थे कि वो बाद में बोलते थे और उन्होंने एक नुक्ता आपकी गुफ्तगू से, आपकी तकरीर से, एक नुक्ता आपकी, दूसरे की, एक नुक्ता आपकी तकरीर से उन्होंने लिया और उसी पर शुरू हो गए तबसरा। उनकी तकरीर जो होती थी ऐसी होती थी। लेकिन सब अजब आलम था, वो शख्स इतनी बातें करता था। और शेर व अदब में तो बहरहाल उनका रास्ता हमेशा एक नया रास्ता होता था। अपने ज़माने के, मैंने फिराक साहब के ज़माने के तकरीबन हर शायर को देखा है, जोड़ साहब से लेकर के जोड़ साहब, फिराक साहब उस ज़माने के सबसे बड़े यही शायर थे, फैज़ साहब। लेकिन ये कि और माहौल भी क्या था, अख्तरुल ईमान थे, कितने लोग थे उस ज़माने में आपके लिए। लेकिन फिराक साहब की गुफ्तगू में जो तब्बाई, जो जहानत, जो कहना चाहिए कि जरखीजी दिखाई देती थी, बड़ा अजीब गरीब तो ये था। बातें वो करते थे और ये समझिए आप कि किसी भी मौजू पर ऐसा लगता था कि फिराक साहब के लिए उस मौजू का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, न वो मौजू कभी ऐसा होता है कि उसके इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। जितनी गुफ्तगू लोग कर चुके हैं, दूसरे कर रहे हैं, फिराक साहब उसके बाद भी उसमें नया से नया नुक्ता कोई ना कोई पैदा कर लेते थे और बोलते रहते थे। तो बातों का तो उनकी ये आदत था। जी सर, फिराक, अब थोड़ा उनकी शायरी पे आते हैं कि फिराक साहब अपने मासरीन में और फिर अपने सीनियर लिखने वालों में किससे ज़्यादा मुतासर थे, किसको पसंद करते थे? देखिए, वो कायल तो अपने ज़माने में सिर्फ जोड़ साहब के थे। मुझे याद है कि फिराक साहब ने जब मादर हिंद की रुबाइयाँ कहीं उस ज़माने में इलाहाबादी में था और कुछ रुबाइयाँ उनकी जो मैंने तारीफ की कभी सुनाई फिराक साहब ने, और लोग बैठते थे, कलाम भी सुनाते थे, उला तकल्लुफ़, कभी कभी गा के भी सुनाते थे। और उनको गलतफहमी ये थी कि वो उनका तरन्नुम बहुत अच्छा है, क्योंकि एक मरतबा कहने लगे कि भाई वो कॉफ़ी हाउस में बैठा हूँ, अपनी गज़ल सुना रहा था तरन्नुम से, तो रमेश साहब जो उनके सेक्रेटरी थे, एक तरीके से उनके बहुत साथ रहते थे, कहने रमेश ने मुझसे कहा कि बाहर कुछ बच्चे, कुछ तालिब इल्म बैठे हुए गर्दन हिला रहे थे। यानी गोया कि ये फिराक साहब के लिए सर्टिफिकेट था इस बात का कि उनका तरन्नुम बहुत अच्छा है। तो ये सब तो कहा उन्होंने, जाने बाहर तुझ पे पड़ती है जब आँख, संगीत की सरहदों को छू लेता हूँ। लेकिन मौसीकी के बारे में उनका गुफ्तगू तो बहुत अच्छी वो कर सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल उनकी मालूमात बहुत महदूद थी। जानते खूब थे कि मौसीकी क्या चीज़, फलसफियाना उसका कहना चाहिए, उस पर बहस करनी हो तो बहुत उम्दा। तो शायरी में, अच्छा शायरी का मामला ये रहा है उनके कि हमारे यहाँ देखिए फिराक साहब की शायरी का बहुत सा हिस्सा तो इश्किया है, गज़ल की शायरी है, लेकिन नज़मों में, रुबाइयों में, हत्ता कि गज़लों में भी उन्होंने ऐसे मौजू पर भी शेर कहे हैं जिनको आमतौर पर शेर कहने वाला मुंह नहीं लगाता। होता क्या है कि हमारे यहाँ एक बहुत गलत तस्वुर बन गया है कि नए मज़ामीन ढूंढ करके लाओ। भाई नए क्या होते हैं, ज़िंदगी में जितने वाक़यात होते हैं, जितने तजुर्बे होते हैं, ये सब शायरी का मौजू बन सकते हैं अगर आप शायर की आँख से उसको देखने की सलाहियत रखते हैं। तो फिराक साहब कहीं ये बात है। तो फिराक साहब मामूली रोज़मर्रा के मौज़ूआत पर, अब आप बताइए कि जिससे गज़ल में मिसाल के तौर पर डॉक्टर आफ्ताब अहमद, पाकिस्तान के गालिब शनास, बहुत बुजुर्ग, मेरी बड़ी मुलाकातें थी उनसे, मैंने अपनी गालिब वाली किताब का इंतसाब उनके नाम भी किया है। तो आफ्ताब साहब ने एक वाक़या लिखा है कि नासिर काज़मी जब उनसे मिलते थे तो आफ्ताब साहब ने लिखा कि वो हमेशा गुफ्तगू कहीं न कहीं से घूम फिर के फिराक पर आ जाती थी।
एक बार वो मिला तो उसने फिराक पर कोई बात नहीं की और चला गया। तो मुझे हैरत भी हुई कि आज फिराक का जिक्र नहीं निकला। कहने के थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद, चंद कदम के बाद, उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा, कहा आफ्ताब साहब फिराक का एक शेर सुनते जाइए। तो फिर फिराक का शेर जो सुनाया। अब देखिए शायद शेर भी क्या था, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। अब जाहिर है कि ये बज़ाहिर तो बड़ी मामूली सी बात है, उर्दू का हर शायर इसकी दाद नहीं दे सकता है शेर। लेकिन फिराक साहब जो इस तरह के शेर कहते हैं कि यूं ही सा था कोई जिसने मुझे मिटा डाला, यूं ही सा था कोई जिसने मुझे मिटा डाला, न कोई नूर का पुतला न कोई महाजबी। तो यूं ही सा था कोई, ये एक अजीब व गरीब कहना चाहिए। यही कि कभी कभी इसी खंडर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चला हो, बड़ी उदास है। आप आम रोजमर्रा के मौजूद पे देखिए, जमी खिलाफ है भाई अभी ना बांधो नाव, या इस तरह के शायद जब वो कहते थे कि कोई चिराग जले से तुम्हें जहां भी रहो, पुकारता है ये कहकर अभी यहां से न जाओ, अभी तो आए हो देखा नहीं है जी भर के, अभी तो जागते हैं घर, अभी यहाँ से न जाओ। अब ये सब अशार जो हैं वस्ल हिजर की बातें सब करते हैं, लेकिन फिराक साहब जिस तरह वस्ल हिजर की बातें इश्किया शायरी में फिराक साहब ने मज़ामीन निकाले। अब देखिए मिसाल के ऊपर कुछ अच्छे शेर उनके याद आ रहे हैं मुझे। कहाँ का वस्ल तन्हाई ने शायद भेस बदला है, कहाँ का वस्ल तन्हाई ने शायद भेस बदला है, तेरे दम भर के आ जाने को हम भी क्या समझते हैं। या इस तरह के शेर उनके जैसे हैं, मिसाल के तौर पर महबूब से मुलाकात के, कहाँ वो खलवतें दिन रात की, और अब ये आलम है कि जब मिलते हैं दिल कहता है कोई तीसरा। तो ये कहने का चाहिए फिराक साहब के यहाँ उपज बहुत है, और जाहिर है कि उन्होंने, उनका सबसे पसंदीदा दौर जो था शायरी में, हिंदुस्तान की शायरी में, वो भक्ति काल था। वो जदीद दौर की हिंदी शायरी के बड़े मुखालिफ थे, मजाक बहुत उड़ाते थे उसका, यानी सुमित्रानंदन पंत का, महादेवी वर्मा का और मैत्री शरण गुप्त का, इन लोगों का मजाक तो बहुत उड़ाते थे, बच्चन का। लेकिन ये कि वो भक्ति काल के शौरा था, सूरदास, तुलसीदास, नरोत्तम दास, और कहना चाहिए कि ये हमारे कबीर दास, मीराबाई, इन लोगों के बहुत ख्याल थे। तो मामूली जिंदगी के जो कहना चाहिए अक्स इनके यहाँ दिखाई देती हैं शौरा के, क्या था, क्या गैर मामूली जादू होता है उन लोगों की शायरी। अगर आज भी आप पढ़ें, कबीरदास की शायरी आप पढ़ें मिसाल के तौर पर, तो आपको फिराक साहब की यही सूरत है नज़मों में। अब देखिए एक नज़म जो मैं अक्सर में सुनाता हूँ लोगों को, किसी मौके पर भी मुझे याद आ जाती है, जो अपने घर के बाहर का मंजर, उनके घर के लॉन में जो कहना चाहिए, खड़ा है ओस में चुपचाप हर सिंगार का पेड़, उनके घर के बाहर वाकई हर सिंगार का पेड़ था। खड़ा है ओस में चुपचाप हर सिंगार का पेड़, दुल्हन हो जैसे हया की सुगंध से बोझल, कि जैसे सैकड़ों परियां गुलाबियां छिलकाएं, कि जैसे सैकड़ों बंदेवियों ने झूले पर अदाए खास से एक साथ बाल खोले। घर के सामने की सड़क थी उनकी, पतली सी सड़क थी जो प्रयाग रेलवे स्टेशन तक जाती थी। उस पर रात गए जब कभी कभी इक्के वाले गुजरते थे तो उनके घोड़ों के गर्दन में जो घुंघरू बंधे रहते थे या घंटियां लटकती, उनसे जो आवाज आती थी, तो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर तमोलियों की दुकानें कहीं कहीं हैं खुली, उस सड़क पर थी दुकानें, वो चौंकती हुई बढ़ती हैं शाहराहों पर, सवारियों के बड़े घुंघरुओं की झनकारें। और उसके बाद उसी में देखिए कि सितारे हैं कि जहां पर हैं आंसुओं का कफन, हयात पर्दे शब में बदलती है पहलू, कुछ और जाग चला आधी रात का जादू, जमाना कितना लड़ाई को रह गया होगा, मेरे ख्याल में अब 1 बज रहा होगा। अब ये जो स्ट्रीम ऑफ थॉट है उनके यहाँ, ख्याल की, या मीरा जी की जबान में कहना चाहिए ध्यान की मौजें जो हैं, या ख्याल की आती जाती लहरें जो हैं, फिराक साहब जिस तरह उनको शायरी का हिस्सा बना देते हैं, शेरी तजर्बा बनाते हैं, उर्दू का कोई शायर उनके ज़माने का नहीं कर सकता। जो जदीद हमारे नक्काल हैं, जैसे हसन अस्करी जो उनके शागिर्द रहे, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, बड़ा शायर मानते हैं। आपकी तहरीरें हम पढ़ते हैं और आपसे फिराक पे मेरे ख्याल से मैंने ये दूसरा या तीसरा इंटरव्यू है जो मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा
फिराक की शायरी पे बात करते हुए हमारे बहुत जदीद तहरीक के, जदीद रुझान के बहुत अहम नाम शमसुर रहमान फारूकी साहब, फिराक की शायरी को पता नहीं जानबूझ के डैमेज करने की कोशिश की गई या उसकी वजह क्या रही कि एक इतना बड़ा हमारा जहन ये कह रहा है कि फिराक तो बहुत मामूली शायर थे, शायरी के यहाँ भर्ती के अल्फाज बहुत ज्यादा हैं। शायरी के लिए सिर्फ जहन काफी नहीं होता जी, ज़ौक़ भी होना चाहिए। और फारूकी साहब खुद उनके एक ज़माने में कायल थे, बाद में रफ्ता रफ्ता उनका जैसे आदमी का जहन बहरहाल तब्दील भी होता है और राय भी बदलती है, तो राय बदल गई उनकी। मुझसे बहुत बहसें उनकी होती हैं फिराक साहब के बारे में, लेकिन ये कि बहरहाल अब उनको नासिक पसंद है, मुझे आतिश अच्छे लगते हैं, नासिक ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनको कहना चाहिए कि इस तरह के शौरा बहुत अच्छे लगते हैं जिन्होंने मामला बंदी के अशार में, जैसे मुझे वो लगते हैं जहाँ तर्ज एहसास में जो कहना चाहिए जादू जहाँ जगाते हैं फिराक साहब हैं, जैसे ख्वाजा मीर दर्द हैं, मीर साहब हैं। तो ये सब पसंद तो अलग अलग हो सकती है, तो फिराक को बहरहाल कोई वजह, ये तो आप उनसे बहस कीजिए, ये मौजू एक अलग है। कभी आप इस मौजू पर मुझसे बातें करना चाहें तो मुझे कोई आर नहीं है इसमें, आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये लंबी एक गुफ्तगू होगी। लेकिन फिराक साहब को देखिए, एक बात आप याद रखिए, हिंदुस्तान में जदीदियत का मैदान शायरी में उसको फरोग देने वालों में अव्वलीन नामों में एक नाम बहुत अहम है जिसको आप लोगों ने भुला दिया है, लेकिन जिन्होंने बड़ा काम किया था, खलील रहमान आज़मी। खलील साहब ने फिराक का एक इंतखाब तैयार किया है, तो फिराक के शाहकार नंबर में वो इंतखाब शामिल है। पाकिस्तान में जदीद गज़ल का सबसे बड़ा शायर हमारा नासिर काज़मी, नासिर काज़मी ने भी फिराक की गज़लों का एक इंतखाब तैयार किया था गज़ल के नाम से। तो दोनों मुल्कों में नई गज़ल के जो अलंबरदार हैं कहना चाहिए, वो फिराक साहब की तरफ सबसे पहले देखते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि उस ज़माने के तमाम शोरा में, यानी जिसमें हसरत, असगर, फ़ानी, जिगर सब आ जाते हैं, उनमें दो शायर जो मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा, वो तो फिराक और यगाना है। तो मैं तो इन्हीं की तरफ मुड़ मुड़ के देखता हूँ, मुझे पसंद है। फारूकी साहब को इत्तफाक से ये दोनों पसंद नहीं है, फिराक भी पसंद नहीं है, यगाना भी उनको नापसंद है। तो लेकिन एक बहरहाल मुझे अच्छे लगते हैं, और मेरा ख्याल है कि कोई तो बात है कि जदीद गज़ल के दो मुमताज़ शायर हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मुल्कों में जिन्होंने जदीद गज़ल की एक रवायत कायम की, वो फिराक साहब तरफ मुड़ के देखते हैं। तो कोई तो वजह है, आप खुद भी कभी इसका तज्जिया कीजिए। तो फिराक के तर्ज एहसास में ज़बान के सिलसिले में उनका जो शऊर है, उनका जो तजर्बा है, फिराक के जो मौज़ूआत हैं, फिराक के यहाँ जो कहना चाहिए कि एक मामूली चीज़ को गैर मामूली बना देने की जो सलाहियत है शायरी में। भाई पहली गज़ल फिराक साहब की बहुत मशहूर हुई थी, वो गज़ल है ये, किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब मगर फिर भी। इसकी गज़ल हजार बार ज़माना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तहरीर है गुजर फिर भी। इब्तदाई गज़लों में दूसरी गज़ल देखिए, एक शेर याद आ गए, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, मगर इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते है दोस्त, हम मुझसे तेरी रंजिशें भेजा भी नहीं। तो ये सब उस गज़ल के अगर आप देखें आप, तो फिराक की इब्तदाई गज़लों में जो नए अशार दिखाई देते हैं जिनसे बहुत इस्तेफादा किया है सिर्फ खलील साहब और नासिर काज़मी का, तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि फिराक साहब ही बोल रहे हैं। वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई, छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया, आप मुझसे तेरी रंजिशें भेजा भी फिराक साहब पे। तो बहुत असर मिलता है इसका। उनकी 12 फिराक साहब की जो वो गज़लें हैं, 12 रातें के नाम से जो यहाँ छपी थी शमा में, तकरीबन उस ज़मीन में इनका जो नासिर काज़मी का मजमुआ है, पहली बारिश जादू था सपना था क्या था, तुझमें मैंने क्या देखा था, आंखें भी आंखों जैसी थी, माथा भी माथे जैसा था, जिस मिट्टी पर नाज है तुझको मैं भी उसी मिट्टी का बना था, वगैरह बहुत से शेर हैं इसमें। पीपल का वही पेड़ पुराना मेरा रास्ता देख रहा था, तेरे गांव का स्टेशन भी मेरे घर की तरह सुन। कौन हिम्मत कर सकता है कि इस तरह की बातों को नज्म करेगा शायरी में, वो भी गज़ल की शायरी। तो ये सबक उनको फिराक साहब ने ये रास्ता दिखाया था। फिराक ने भी इस तरह के शेर हैं जो 12 रातें के अशार बहुत से हैं उस गज़ल के, तो मैं आपको सुना सकता हूँ, बहुत शेर मुझे याद है उसके, लेकिन ये जाहिर है कि उसमें
लेकिन फिराक साहब के यहाँ आप देखिए, मंजिल मंजिल दिल भटकेगा, आज तुम्ही ने रोका होता। तो ये सब तो एक अजीब और गरीब फिराक के यहाँ, जो कभी एक आप ये देखिए कि बिल्कुल सामने कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। तो ये सब चीजें एक अजीब। असर भी ले रहा हूँ तेरी चुप का, हाँ, तुझे कायल भी करता जा रहा हूँ, तुझे कायल भी करता जा रहा हूँ। बहुत शेर इस तरह के कहे हैं फिराक साहब ने कि बज़्म अहबाब ले मुझसे रुखसत, सांस मेरी चराग़े सहर है, एक उतरता हुआ ख्वाब सीमी, चांद से चांदनी का सफर है। शहर गम के मज़ाफ़ात हैं ये, गजल में मज़ाफ़ात का लफ्ज़ इस तरीके से को कहाँ मिलेगा आपको? शहर गम के मज़ाफ़ात हैं ये, बस कहीं पास ही मेरा घर है। तो इस तरह के शेर बहुत हैं फिराक साहब के यहाँ। फिराक को बहसियत गजल के शायर हम लोग ज्यादा याद करते हैं या ज्यादा पढ़ते हैं? कुछ लोग सवालात लिख रहे हैं, अलग अलग सवाल है, मैं सबको एक ही सवाल मैं कोशिश करूंगा कि एक ही सवाल बने। एक कि फिराक की रुबाइयों पे गुफ्तगू कम हुई है, और दूसरा फिराक साहब की माहिर लसानियात के तौर पर कुछ गुफ्तगू अगर करना चाहें। माहिर लसानियात वगैरह वो नहीं थे, फिराक साहब को इल्म से बहुत दिलचस्पी नहीं, आलिम आदमी थे वो, लेकिन उनका इल्म जो था वो कहना चाहिए कि वो एक किस्म का इल्म उनका हमेशा उनके बातिन की रोशनी बन जाता है, जिससे राशिद ने एक खत में लिखा था बातिन का नूर बन जाना। इल्म नुमाई जो होती है वो बुरी चीज़ होती है, लेकिन इल्म जहाँ आपकी गुफ्तगू से, आपकी शख्सियत से आए, तो माहिर लसानियात वाले ज़बान का उनका एक अलग तस्वुर, उस पर कभी और गुफ्तगू कीजिएगा, वो एक अलग अपने आप में एक मौजू है। लेकिन एक रुबाइयों को ज़्यादा ताल्लुक़ है, फिराक की रुबाइयाँ बहुत मशहूर हैं। अब ये रुबाई उनकी, जैसे मजमूए छपे रूप की रुबाइयाँ सबसे ज़्यादा मशहूर हैं उनकी, जिसका इंतसाब उन्होंने जोश साहब के नाम किया है। वो रुबाई में जोश साहब के बहुत कायल हुए थे और कहते भी थे भाई इतना बड़ा शायर रुबाई का वो। तो रुबाइयाँ जो उन्होंने कही वो बहुत मुख्तलिफ हैं। तो बोल तो हिंदुस्तान की आम जिंदगी, घरेलू जिंदगी, चूल्हे चक्की की बातें, घर आंगन की बातें, उनको रुबाइयों का मौजू बना देना। जबकि हमारे यहाँ तो रुबाई एक किस्म की डेकोरेटिव एक आराइशी सिंफ थी, जिसमें फलसफियाना ख्यालात, कुछ अखलाक की बातें, कुछ इस तरह की बातें, गहरी बातें कर ली जाए। फिराक ने बिल्कुल मौजू बदल दिया। और अय मादरे हिंद की रुबाइयाँ जो हैं वो तो हिंदुस्तान की मोहब्बत में कही गई हैं, जो यानी जहाँ हिंदुस्तान की पुरानी अजमत का, यहाँ की तहजीब का, यहाँ के कहना चाहिए कि फ़नी रवायत का जिक्र जब वो करते हैं तो बहुत गैर मामूली कहना चाहिए खूबी है उसमें। अब जैसे एक रुबाई उन्होंने जो फिराक साहब के मुशायरों में बहुत सुनाया करते थे, रंगत है कि घुंघरुओं की मध्यम झनकार। अब रंगत का को बयान किस तरह करते हैं? आवाज की शक्ल में, यानी एक एहसास, हिस्स आपकी जो होती है, सेंस आपका जो होता है, दूसरे सेंस से मुंतकिल हो जाता है। एक अजीबोगरीब खूबी है। पोएट्री सीन एज लाइट, ब्लेक की लाइन्स हैं। पोएट्री सीन एज म्यूजिक, क्या पोएट्री हर्ड एज म्यूजिक, म्यूजिक सीन एज लाइट। तो ये कहना फिराक के यहाँ भी ये खूबी थी कि रंगत है कि घुंघरुओं के मध्यम झनकार, जोबन है कि पिछली रात बजता है सितार, खामोश फजाओं की रगें टूटती हैं, चटखाता है जब उंगलियां जबानी का खुमार। ये इस तरह की बहुत सी रुबाइयाँ उनकी जो घरेलू जिंदगी के नक्शे खींचती हैं। एक सीधे साधे हुस्न की जहाँ तस्वीर कशी उन्होंने की है, जब तारों ने क्या मोती रोले, कुछ सोच के खलवत में बसदनाज उसने नर्म उंगलियों से बंद खबा के खोले। इस तरह, बल्कि अफसर लखनवी ने उस जमाने बड़ा एतराज भी किया था कि ये तो लगता है कि चलती फिरती एक कोकशास्त्र बना दिया है शायरी को उन्होंने, यानी फहाशी का गोया कि ये बयान कर रहे हैं फिराक साहब। लेकिन फिराक की रुबाइयाँ बहुत मुख्तलिफ हैं और इस लिहाज से आप देखिए, और जो उनके यहाँ खूबी है सबसे ज़्यादा तो रूप की रुबाइयों में, और इस पे जो रूप पे भी जो ऐसी रुबाइयाँ उनकी फिराक साहब की जो हैं, जो जिनमें उन्होंने हयात और कायनात के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की। एक हल्क़े ज़ंजीर तो ज़ंजीर नहीं, एक फ़र्द, तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक फ़र्द की किस्मत, एक नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं, एक हल्क़े ज़ंजीर तो ज़ंजीर नहीं, तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक फ़र्द की किस्मत कोई तकदीर नहीं। इस तरह की जो रुबाइयाँ हैं फिराक साहब की, वो यकीनन बहुत मुख्तलिफ हैं और उन पर हिंदी रवायत का बहुत गैर मामूली असर। देखिए, इस्लामी तहजीब का कुछ एक सवाल है कि फिराक की शायरी में इस्लामी तहजीब का कुछ असर था उन पे? देखिए, इस्लामी तहजीब और मुसलमानों की तहजीब दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस्लाम तो सऊदी अरब में भी है, हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ का इस्लाम उससे बहुत मुख्तलिफ है।
हमारे एक दोस्त थे मरहूम सलाहुद्दीन महमूद, वो कहा करते थे कि मेरा इस्लाम MS सुब्बालक्ष्मी के भजन के बगैर मुकम्मल नहीं होता। यानी हिंदुस्तानी, आप यहाँ उस्ताद अलाउद्दीन खां मैयर वाले, इनके कहना उस्ताद अली अकबर के वालिद, आप देखिए कि एक तरफ नमाज रोजी के बहुत पाबंद और दूसरी तरफ वो मौसीकी का दिन रात रियाज कर रहे हैं, और यानी उनको इससे भी गुरेज नहीं था तरह हिंदू रसूम को अख्तियार कर लेना। बेटी का नाम अपने उन्होंने अन्नपूर्णा देवी उसका नाम रखा अपनी बेटी का। तो ये लेकिन इस्लामी एक फिराक साहब कोई ज़ाहिर तहजीबी कोई तो दस्तावेज तैयार नहीं कर रहे थे। शायरी में किसी न किसी बहाने से आपके अकायद का, तो वो जिस तहजीब का उनके यहाँ अक्स दिखाई देता है वो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। यानी मुसलमानों की तहजीब और हिंदुओं की तहजीब दोनों मिल करके जो एक मिला जुला जो रंग तैयार होता है उसका बयान उन्होंने किया है। और बाकी ये था कि बहुत कायल थे इस्लाम की बेक़ुवती ईजाद जो रही, हमारी तारीख जो कुछ भी रही है 1000 साल पहले ही की रही, उसके बाद तो हमने क्या करते रहे, बकौल जॉन एलिया तारीख के दस्तरखान तो मक्खियों की तरह भिनभिना रहे। अब उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। 1000 साल पहले के सोचिए आप, साइंसी ईजादात और मुसव्विरी में फिर बहुत सी बातें जो शायरी और अदब में हमारे लिए कारगर हो सकती हैं, मुफीद हो सकती हैं, उनको हमने तहजीब का हिस्सा नहीं माना। ना हमें मौसीकी से दिलचस्पी, ना हमें मुसव्विरी से दिलचस्पी, ना हमें अदाकारी से दिलचस्पी, ना हमें रक़्स से दिलचस्पी। तो ये सारी चीज़ें फिराक के यहाँ इन चीज़ों का बयान मिलता है। हमारे यहाँ अब अगर इन चीज़ों का आप, गरचे मैं अब भी समझता हूँ कि ये मुसलमानों की हिंद इस्लामी तहजीब का, इंडो मुस्लिम तहजीब का कहना चाहिए, बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे यहाँ का शास्त्रीय संगीत भाई मियां तानसेन से लेकर के उस्ताद अमीर खां तक कितने बड़े शोरा हैं। सितार बजाने वालों में उस्ताद विलायत खां, सरोद बजाने वालों में उस्ताद अली अकबर खां, बांसुरी बजाने वालों में नहीं, शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, कितने लोग हैं। मुसव्विरी में आप देखिए, आप यानी आप देखिए उस्ताद मंसूर, जिनका जिक्र हम तारीखों में पढ़ते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ के अपने ज़माने पर आइए देखिए। MF हुसैन के नाम से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं नसरीन मोहम्मदी का नाम, गुलाम मोहम्मद शेख का नाम, गुलाम रसूल संतोष का नाम, हम वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से। हमने तो खुद इन चीज़ों को एक तरीके से अपने कल्चर से बाहर कर दिया। कल्चर क्या चीज़ होती है? कल्चर क्या, जाहिर के सिर्फ वो चीज़ें अलग होती हैं, आपकी दीनी अरकान की पाबंदी और उसूल की पाबंदी। तो फिराक साहब के कल्चर का तसव्वुर बहुत वसी है, बहुत कुशादा है, वो मिलता है। मुसलमानों की तहजीब का ये सब हिस्सा मैं समझता हूँ, मौसीकी में, मुसव्विरी में, फ़न तामीर में। और आप देखिए यानी मेवाड़ी के जितने वो हुए, आप जाकर के देखें अगर फतेहपुर सीकरी जो एक जीता जागता शहर है पूरा पुराने फ़न तामीर, तो उसमें आपको कितने असरात दिखाई देते हैं। हिंदुओं का असर भी दिखाई देगा, मुसलमानों का असर भी दिखाई देगा। ताजमहल को देखिए, लाल किले को देखिए, कुतुब मीनार को जाके देखिए, तो इसमें कोई एक तहजीब का असर है। ये सारा कहना चाहिए जब दो तहजीबें मिलती हैं तो उनकी बाहम आमेजिश से मिलने से एक तीसरी तहजीब पैदा होती है। उसी तहजीब को हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसी तहजीब के नुमाइंदे फिराक, उसी तहजीब को हम इंडो मुस्लिम तहजीब कहते हैं। और उसी तहजीब के तर्जुमान फिराक साहब भी थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी थे, उस्ताद विलायत खां भी थे, MF हुसैन भी थे। तो ये कहना चाहिए सब उसी तहजीब के नुमाइंदे। जी दोस्तों, जी तो ये करता है कि शमीम साहब बोलते रहें और हम सुनते रहें। ये फेसबुक लाइव में एक हमारी छोटी सी कोशिश थी। बहुत अहम बातें हुई, हर बार बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, लेकिन एक बहुत अहम बात शमीम साहब ने ये कही जिसके ऊपर मज़ीद बात होनी चाहिए और उस पर गौर भी होना चाहिए कि हिंदुस्तान का एक अहम जदीद शायर, बड़ा शायर खलीलुर रहमान आज़मी और पाकिस्तान में नासिर काज़मी, जब ये अपने से सीनियर लोगों की तरफ देखते हैं और इन्हें एक नाम सामने आता है जिसका इंतखाब ये लोग करते हैं और वो नाम है फिराक गोरखपुरी का, इस नुक्ते पे मज़ीद बात होनी चाहिए कि हम कभी कभी ये सोचने लगते हैं किसी की तहरीर से मरूब होकर भी कि फिराक बड़े शायर नहीं थे। अगर नहीं थे तो फिर हमें खलीलुर रहमान आज़मी और नासिर काज़मी जो हमारे अहमद मुश्ताक के यहाँ और बहुत सारे लोग जिन्हें मुतासिर किया बाकायदा फिराक ने, अब हम इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इस पे बात होती रहनी चाहिए। वो लोग जो याद आते हैं, आज फिराक के यौम पैदाइश पर हमने फिराक को याद किया, अगली बार फिर किसी अहम शख्सियत पर शमीम साहब के साथ गुफ्तगू की जाएगी, बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की जाएगी। आप ऐसे ही हमारे साथ रहिए। आपके सवालात हम कोशिश करते हैं कि शमीम साहब तक पहुँचें और कुछ सवालात हम नहीं पहुँचा पाते हैं, उसके लिए माजरत।
लेकिन कोशिश करेंगे कि अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा सवालात शामिल किए जाएं आपके भी, और गुफ्तगू को मज़ीद तवील किया जाए, तूल दी जाए। लेकिन हमारे पास वक्त वही 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा होता है। हम शमीम साहब से जब भी वक्त लेते हैं तो इनसे यही कहते हैं कि 20 मिनट का इंटरव्यू करना है, जबकि हम भी जान रहे होते हैं कि शमीम साहब को जब हम सुनने लगते हैं, शमीम साहब जब बात करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पौन घंटे से कम की गुफ्तगू हो। आप तमाम हजरात का जो हमारे साथ जुड़े रहे और इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। शमीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, आपका भी शुक्रिया।